हाँ, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शनलिज्म थ्योरी, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी थ्योरी है, इसको बस तुम्हें समझ लेना है। फंक्शनलिज्म के भी दो पार्ट्स हैं, एक है मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म और एक है रैडक्लिफ ब्राउन का फंक्शनलिज्म। ठीक है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। ठीक है, तो अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है वो कैसे आई, देखो सारी जो भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे ना, वो पुरानी जो थ्योरीज दी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करके आई होंगी। ठीक है, तो जो फंक्शनलिज्म, जैसे कि मैंने बताया था डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी कैसे आई, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी आई क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट को क्रिटिसाइज करके। ठीक है, डिफ्यूजनिस्ट जो भी एग्जिस्ट कर रहे थे उन्होंने ऑब्वियसली पुरानी थ्योरी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की पढ़ी और उनको क्रिटिसाइज़ करा। भाई अब तुम किसी पुराने इंसान को क्रिटिसाइज़ करोगे तभी तो तुम ये बोलोगे कि मेरी थ्योरी या मेरी स्टोरी बेहतर है इससे। ठीक है, तो यही हो रहा है पूरी थ्योरीज़ में, ये होगा कि जो भी थ्योरीज़ आ रही हैं वो पुराने इंसान को किसी ना किसी को किसी बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करके ही आ रही हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी आती है, क्लासिकल एवोल्यूशन फंक्शनलिस्ट थ्योरी आती है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूजनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करके। ठीक है, अब ये क्रिटिसिज्म में क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात, जब ये आ रहे हैं व्हेन दे आर कमिंग, तो ये किस बेसिस पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूजनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करके। अब ये देखते हैं हम किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का कॉमन क्रिटिसिज्म है हर जगह कि भाई सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हो आप प्राइमरी डेटा तो यूज़ ही नहीं कर रहे। हाउ डज़ योर डेटा होल्ड स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकलिटी। ठीक है, और फिर डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी जो ये लोग यूज़ करते हैं कि भाई सैवेज बोल रहे हैं, बारबरिक बोल रहे हैं, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी है। कंपैरेटिव अप्रोच जो इनकी है ये हर जगह क्रिटिसाइज़ होती है कि भाई विक्टोरियन सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मान रहे हैं, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर। ठीक है, ये कुछ कॉमन क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के क्रिटिसिजम्स हैं जो डिफ्यूजनिस्ट भी बोलते हैं और जो फंक्शनलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फंक्शनलिस्ट ये बोलते हैं, बेसिकली फंक्शनलिस्ट का अपना कहना ये है कि everything in the society and culture that exists has some function or the other। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर कोई घड़ा भी एग्जिस्ट कर रहा है पुराने ज़माने का, तो उसका कुछ फंक्शन है, वो तभी एग्जिस्ट कर रहा है। बिना फंक्शन के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है कल्चर में और सोसाइटी में। ठीक है, तो उनका एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये आ जाता है डिफ्यूजनिस्ट के अगेंस्ट, वो ये है कि डिफ्यूजनिस्ट ने कल्चर का स्प्रेड होना तो बता दिया, बट जो कल्चर ट्रेट्स हैं उनके फंक्शंस नहीं बताए। ऑब्वियसली फंक्शनलिस्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही होगा कि वो बोलेंगे कि फंक्शंस की बात नहीं करी कहीं पर भी, हम फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शनलिस्ट बात करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, अब हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी के फंक्शनलिस्ट हैं ये दो हैं हमारे कोर्स में जो है, मेलिनोस्की, इसका नाम याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिनोस्की एंड आरसीबी बोलते हैं इसको, दूसरा वाले को रैडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ब्राउन बोलते हैं इसको, ब्राउन एंड मेलिनोस्की, आरसीबी एंड मेलिनोस्की। अब ठीक है, अब ये दोनों जो थे ना, मैं तुम्हें ये बैकड्रॉप बता देती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरीज थे। कंटेम्प्रेरीज मतलब ये दोनों सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये जिस टाइम पे अपनी बुक्स लिख रहा था ये भी उसी टाइम पे बुक्स लिख रहा था, ये जिस टाइम पे थ्योरीज दे रहा था तो ये उस टाइम पे थ्योरीज दे रहा था। तो अब आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि दे बोथ वर सॉर्ट ऑफ इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। ठीक है, कि कौन बेटर थ्योरी दे रहा है। ठीक है, किसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी सोसाइटी में या एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर एंथ्रोपोलॉजी का जो भी डोमेन है उधर के जो भी उधर का मतलब कि मेंबर्स रहे होंगे। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ ये दोनों कंपटीशन में थे। इसीलिए जब ये दोनों ही सेम टाइम पे भी हैं और सेम टाइप की थ्योरी भी दे रहे हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी जिसे कहते हैं हम, दे बोथ आर फंक्शनलिस्ट, तो अब ये थ्योरी ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थ्योरीज देंगे दोनों। ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थ्योरीज देंगे बट टर्म्स डिफरेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई
मैं तो ये कहती हूँ दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं तो भाई स्पेशली आरसीबी रैटक्लिफ ब्राउन वो चिढ़ता है तो फिर भाई वो अलग ही टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है। वो बोलता है मेलनॉस्की ये यूज़ करेगा तो भाई मैं तो ये बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा, मैं ऑपोजिट बात करूँगा। ठीक है, अब मेलनॉस्की और ब्राउन से पहले जो एक फंक्शनलिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी का एक एक्सपैंडेड वर्जन होता है सोशियोलॉजी। तो हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, और उसने सबसे पहले फंक्शनलिज्म की बात करी है और वो ये कहता है कि दैट एवरी पार्ट ऑफ कल्चर और सोसाइटी इज़ इंटर रिलेटेड। हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एंड एवरी पार्ट सर्व्स सम फंक्शन, ठीक है, सम फंक्शन टूवर्ड्स कल्चर और सोसाइटी। ठीक है, ये इसने सबसे पहली बात कही थी। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जब भी हम फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे तो फंक्शनलिज्म जनरली आता भी क्वेश्चन ऐसा ही है, मेलनॉस्की वर्सेस ब्राउन, क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है। या मैं 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट। ओके ओके ओके। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि एक सेकेंड। हाँ, तो देखो, हमें तो फंक्शनलिज्म पढ़ना है तो हमें मेलनॉस्की और ब्राउन को, दोनों को, ऑल्दो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेलनॉस्की को और ब्राउन को, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें मेलनॉस्की और ब्राउन को कहीं ना कहीं साथ में इंटीग्रेट भी करना है और दिमाग में कहीं ना कहीं हमें एक मेंटल नोट्स लेने हैं कंपैरिजन के। ठीक है, मेलनॉस्की वर्सेस ब्राउन के कंपैरिजन करना है हमें। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक क्रूड वे में अगर तुम्हें इनका डिफरेंस बताऊं तो मेलनॉस्की ये कहता है, देखो मेलनॉस्की ये कहता है दैट कल्चर एग्जिस्ट्स टू फुलफिल नीड्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? ये ह्यूमंस को सेंटर पे रख रहा है और ये बोल रहा है कि ह्यूमंस की नीड्स फुलफिल करने के लिए कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया? ह्यूमंस की नीड्स फुलफिल करने के लिए कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये भी ध्यान देना है कि मेलिनोस्की यूज़ करता है वर्ड कल्चर, ठीक है, और ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? वो इसका मैं अगर तुम्हें बहुत क्रूड एग्जांपल दूँ तो वो ये है मैरिज। वो ये कहता है कि मैरिज अगर एक कल्चर का पार्ट है, मैरिज अगर एक कल्चर में इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो वो किस लिए एग्जिस्ट कर रही है? भाई तुम शादी किस लिए करते हो? वो ये कहता है कि शादी आप अपने रिप्रोडक्टरी, जो आपकी नीड है, रिप्रोडक्टरी नीड है इंसान की, वो पूरी करने के लिए कर रहे हैं। शादी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं भाई? मतलब कि आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी होती हैं, आपकी जो आपके ऑफस्प्रिंग्स, आप लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हो जिनको एक लीगल वो मिलता है, इनहेरिटेंस मिलती है। आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका एनकल्चरेशन होता है। एनकल्चरेशन मैंने कल बताया था ना,
उनका इनकल्चरेशन होता है कि भाई उनको एजुकेशन मिलती है अपने कल्चर के बारे में, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग सही होती है। शादी की हेल्प से ये सारी चीज़ें नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। तो ये कहना है कि मैरिज क्यों एग्जिस्ट कर रही है? मैरिज एग्जिस्ट कर रही है इंसान की नीड पूरी करने के लिए। इंसान की नीड पूरी करने के लिए ही मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इस तरह से इसने ये जनरलाइज किया है कि दैट कल्चर एग्जिस्ट्स ओनली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गया? ये ही है, बस यही बोला है इसने और यही बात है। इसी के इर्द गिर्द अब आगे की बातें चलेंगी। मेन बात बस यही है कि भाई ये बोलेगा कल्चर एग्जिस्ट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमंस। अब क्योंकि इसने ये ह्यूमन की नीड्स की बात करता है, ह्यूमन नीड्स की बात करता है, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म या फिजियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म या साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, तीनों वर्ड्स हम मेलिनोव्स्की के फंक्शनलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ गया क्यों? ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये मैंने तुम्हें बता दिया मेलिनोव्स्की का क्रूड मतलब क्रक्स दे दिया मैंने तुम्हें कि मेलिनोव्स्की क्या बोलता है। नेक्स्ट है ब्राउन। ब्राउन भी बात यही कर रहा है, बट इसका थोड़ा सा वो उल्टा कह रहा है। वो कह रहा है कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस एग्जिस्ट और फंक्शन टू मेंटेन सोसाइटी। ठीक है। वो और देखना, ये यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मेलिनोव्स्की हमेशा कल्चर वर्ड यूज़ करता है। तो ब्राउन कहता है कि भाई मैं कल्चर वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं तो सोसाइटी वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि मेलिनोव्स्की ने कल्चर वर्ड यूज़ कर दिया। नाउ आई विल यूज़ ओनली द वर्ड ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो अब ये ब्राउन क्या कह रहा है? ब्राउन कह रहा है कि ह्यूमंस एग्जिस्ट और फंक्शन टू मेंटेन सोसाइटी। समझ में आ गया कि ह्यूमंस जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। ये इंसान सोसाइटी को सेंटर पे रख रहा है और कह रहा है कि ह्यूमंस हर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सोसाइटी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। सोशल स्ट्रक्चर ये बोलता है, जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया ये? जैसे अगर मैंने वहाँ पे जो शादी का एग्जाम्पल दिया था, वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैरिज यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है। अब ब्राउन ये कहता है कि मैरिज क्यों एग्जिस्ट करती है? मैरिज इसलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज इंसान शादी कर रहे हैं इसीलिए मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। और इंसान शादी भी इसलिए कर रहा है ताकि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जिस्ट करता रहे, सोसाइटी एज अ होल एग्जिस्ट करती रहे, इसीलिए बस ये ह्यूमंस फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको जब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी ब्राउन का, तो तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इसके हम 2-3 एग्जांपल्स और लेंगे जब हम ब्राउन पे आ जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मेलिनोव्स्की है वो ह्यूमन को सेंटर पे रखता है और जो ब्राउन है वो सोसाइटी को सेंटर पे रखता है। ठीक है। मेलिनोव्स्की कहता है कि ह्यूमंस की नीड फुलफिल करने के लिए कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कहता है कि ह्यूमंस भाई फंक्शन करते हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखो मेलिनोव्स्की, हाउ कल्चर वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मेलिनोव्स्की ये कहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम रीड कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और हम आगे भी इनको पढ़ेंगे। मेलिनोव्स्की का जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कि मेलिनोव्स्की वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेज़र की जो बुक थी गोल्डन बाउ,
फ्रेज़र की जो बुक थी गोल्डन बाउ जो मैजिक पर थी, उससे इन्फ्लुएंस होके मेलिनोस्की एंथ्रोपोलॉजी में आया और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना। ठीक है, अब उससे जब अब देखो, अब अगर हम ये बात करें कि मेलिनोस्की के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, मेलिनोस्की के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उसमें अगर आपको यही सबसे बेसिक पॉइंट ये पता होगा कि वो फ्रेज़र की मैजिक वाली जो बुक थी, क्या नाम था उसका, गोल्डन बाउ, उससे अगर वो इन्फ्लुएंस होके आया है तो कहीं ना कहीं उसने भी मैजिक और रिलीजन पे काम किया होगा। ठीक है, तो उसका एक कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ये बुक लिखता है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। मैंने तुम्हें ये वाला डायग्राम बताया था ना, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन फ्रेज़र का, वो सेम वही काम उसको एक्सपैंड किया है मेलिनोस्की ने, क्योंकि मेलिनोस्की बहुत ज़्यादा खुश था उसकी बुक रीड करके, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेलिनोस्की का है ये बुक, और इसमें मेलिनोस्की ने टॉटम्स के बारे में बात की है। देखो, टॉटम्स के बारे में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नई बात कुछ नहीं करेगा, वही बात होगी टॉटमिज्म की जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताई थी कि दैट टॉटम्स आर those living entities or those symbols that the tribe believes that their ancestors live in them। ठीक है, जैसे कि एक स्नेक है, स्नेक को किसी ने टॉटम मान लिया कि भाई ये हमारा एक दूर दराज का एंसेस्टर है, लायन को मान लिया, किसी पेड़ को मान लिया। ठीक है, तो ये इस बुक में इसने टॉटम की बात करी है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक इसकी ये है, इसकी ये 4 बुक्स हैं। ठीक है, ये 3 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी ये जो बुक है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में इसने एकदम डिटेल्ड एथनोग्राफिक स्टडी करी है। मेलिनोस्की बहुत ही ज़्यादा बोअस के बाद इनफैक्ट बोअस से भी ज़्यादा, फ्रांस बोअस से भी ज़्यादा अगर कोई जाना जाता है अपनी डिटेल्ड एथनोग्राफी के लिए तो वो है मेलिनोस्की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते थे, कुछ 1 महीना रहे या 2 महीना रहे। मेलिनोस्की वहाँ एक ट्रोब्रियंड आइलैंड्स, जहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था ना वो मैप, जहाँ पे मेलानेशिया था, मेलानेशिया में ही एक ट्रोब्रियंड आइलैंड्स नाम से कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे ट्रोब्रियंड्स की ट्राइब रहती है। वहाँ पे उसने जब स्टडी करी तो वो 1 या 2 महीने नहीं, वो लगातार 5 या 6 साल रहा था अप्रॉक्सीमेट, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट आई रिमेंबर कि वो 5 साल तो मिनिमम रहा है। इनफैक्ट उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, कुछ डेंगू वगैरह भी हो गया था। तो उसने वहाँ पे रह के उन ट्राइब्स की लैंग्वेज भी सीखी है, और उस लैंग्वेज में जब उसने वहाँ पे रहकर कम्युनिकेट किया है तो उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा गज़ब की एथनोग्राफी प्रोड्यूस करी है, एथनोग्राफिक अकाउंट्स प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, इसीलिए ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एथनोग्राफी। समझ में आ गया, इसको फादर ऑफ एथनोग्राफी भी बोलते हैं। और आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक इसकी पहली डिटेल्ड बुक थी मेलनेशियन ट्राइब्स जो न्यू गिनी में है उसके ऊपर। अब ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में ये ट्रोब्रियंड आइलैंड्स, और इसी बुक से ये फादर ऑफ एथनोग्राफी कहलाया गया था, क्योंकि ये जो इसने सेकंड बुक लिखी है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड थी, ट्रोब्रियंड आइलैंड्स पर थी, ये ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स पर। और वो इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा उसने ट्रोब्रियंड्स के ऊपर कि उनकी लैंग्वेज के बारे में लिखा, उनके रिचुअल्स के बारे में लिखा, उनके मिथ्स के बारे में लिखा, उनके मैजिक्स के बारे में लिखा, सुपरस्टिशंस के बारे में लिखा, पॉलिटी के बारे में लिखा, इकोनॉमिक के बारे में लिखा कि भाई उनकी इकोनॉमी कैसी होती है, सब कुछ लिख डाला इसने। इसीलिए इस बुक के साथ उसको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, के साथ उसको बोलते हैं फादर ऑफ एथनोग्राफी। समझ में आ गया? तो इसके अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें मेलिनोस्की के, फर्स्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने फील्ड वर्क का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया, जो ऑलरेडी बोअस ने सेट किया था, बट इसने इसको और भी ज़्यादा बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और इसने जो नए एलिमेंट्स ऐड करे हैं वो है लैंग्वेज लर्निंग। ये कहता है कि भाई कहीं पर भी जाओ उस ट्राइब की लैंग्वेज लर्न करो आप, तब ही आप उसकी एथनोग्राफी अच्छे से लिख पाओगे।
ठीक है। और ये एक नया मेथड लेकर आया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आगे तुम्हें एक चैप्टर आएगा उसमें भी ये वर्ड काम आएगा। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं पर फील्ड पे जा रहे हो, ठीक है, जब आप किसी ट्राइब को पढ़ने के लिए उस फील्ड पे जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि सपोज़ करो कि एक वहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, और ये 4 लोग या 5 लोग मिलके सर्कल में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और आप बस यहाँ पे साइड में बैठ के अपना एथनोग्राफ लिख रहे हो। नहीं, आप ऐसे मत करो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, आप भी इनके साथ डांस करो। ये कहानी सुन रहे हैं तो आप भी उनके साथ बैठ के कहानी उनके ग्रुप में ही बैठ के कहानी सुनो। तो बेसिकली आपको एक पार्टिसिपेंट बनना है उनकी सोसाइटी में, तभी इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का जो ये फील्ड में ट्रेंड लेकर आया, ये यही लेकर आया। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत दूर से डिस्टेंट स्टडीज़ करते थे जनरली, ठीक है। तो ये बोलते हैं लैंग्वेज भी सीखो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी बनो। अब बोअस और मेलिनोस्की में सिर्फ ये फ़र्क है कि बोअस कहता था कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि कोई प्री फील्ड वर्क प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, पर मेलिनोस्की अपनी एक डायरी मेंटेन करता था रोज़ की, और जिसके बेसिस पे वो अपनी एक पर्सनल इक्वेशन भी लिखता था एज एन ऑब्जर्वर कि भाई मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, कि मैंने ये चीज़ होते हुए देखी तो उसमें मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो जब वो अगले दिन जाएगा तो सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस एनालिसिस के बेसिस पे एक रिजर्वेशन बन जाएगी ना। तो उसको ये कहते हैं कि मेलिनोस्की फॉलोड सम सॉर्ट ऑफ प्री फील्ड वर्क प्रिपरेशन। ये तो फील्ड में जाने से पहले उसने अपने दिमाग को एक तरह से प्रिपेयर कर लिया, तो इसीलिए ये कहते हैं कि ही हैड प्रोपगेटेड प्री फील्ड वर्क प्रिपरेशन, ठीक है। ये हुआ इसका फील्ड वर्क मेथड वाला कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फील्ड वर्क्स में इसने क्या क्या किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, देखो इसने ये 3 एक्सपेडिशंस किए थे न्यू गिनी में टू स्टडी ट्रोब्रियन आइलैंडर्स। इसका पूरा टाइम पीरियड जो तीनों फील्ड वर्क का था वो अराउंड मिला के 5-6 साल का था। और इसी बेसिस पे इसने ये बुक लिखी थी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। आर्गोनॉट्स ऑफ, और ये एरिया वही है जो मैंने तुम्हें दिखाया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला, मेलानेशिया वाला, ठीक है। अब देखो यूज्ड बोसन टेक्निक, बोआसियन मीन्स फ्रांस बोस वाला बोस, ठीक है। अब ये एक कंट्रीब्यूशन है इसका फील्ड वर्क का। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका है वो है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इसने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्टिंग करी है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। कैसे, जब ये ट्रोब्रियंस के बीच में गया था तो इसने उनका इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था कि भाई वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, या फिर क्या उनकी इकोनॉमी है। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बट वो एग्रीकल्चर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जादू भी इन्वॉल्व करते हैं। और वो लोग ये सोचते हैं कि जादू करने से, हमारी मैजिक प्रैक्टिस करने से हमारी जो यील्ड है, एग्रीकल्चर की यील्ड है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम मैजिक प्रैक्टिस करने से जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी सोल्स को प्रे करते हैं, और वो मैजिक के इफ़ेक्ट से वो सोल कहीं ऊपर जाके हमारी प्रेयर्स को फुलफ़िल करती है, और यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बारिश होती है और हमारी यील्ड अच्छी होती है। तो इस टाइप के इसने इनकी इकोनॉमी में मैजिक और सुपरस्टिशंस पढ़े थे, ठीक है। और इसने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी इन ट्रोब्रियन आइलैंडर्स पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ, वो है कुला सिस्टम। कुला सिस्टम ये इनकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो कुला सिस्टम है ये है, देखो इसको अगर हम अपनी इकोनॉमी से अगर कहीं कंपेयर करके देखेंगे ना तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। अब देखो जो कुला सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो ट्रोब्रियन आइलैंड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 5-6 आइलैंड्स हैं इस तरह से लोकेटेड हैं, ठीक है, 5-6 आइलैंड्स।
ये पूरे आइलैंड्स में ट्रोब्रियन ट्राइब रहती है, ठीक है। ट्रोब्रियंडर्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये ट्रोब्रियन आइलैंड्स हैं, पूरे आइलैंड्स को मिला के ट्रोब्रियन आइलैंड्स बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का फीचर है कि कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जिनको सॉल्वा बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप के आइटम्स होते हैं जिनको सॉल्वा बोलते हैं, एक टाइप के आइटम्स होते हैं जिनको मवाली बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे याद किया था कि क्योंकि ये मवाली है तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, मतलब ऐसा मवाली साउंड कर रहा है ना कि मवाली टाइप का, तो मैंने ऐसे याद किया था कि ये इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका कुछ फंक्शन, ये वाले प्रोडक्ट्स का कुछ फंक्शन होता है और ये इसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स, यूटिलिटेरियन गुड्स, ठीक है। तो जो मवाली हैं वो यूटिलिटेरियन गुड्स हैं, समझ में आ गया। अब और इनका कुछ फंक्शन भी होता है, ये यूटिलिटेरियन गुड्स हैं, बट जो सॉल्वा हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महंगे भी हो सकते हैं, और इनका जो एक्सचेंज करना है वो सेरेमोनियल होता है। सेरेमोनियल मतलब कि जब ये एक्सचेंज हो रहे हैं तो एक सॉर्ट ऑफ सेरेमनी मार्क हो रही है कि भाई हाँ आज की डेट में हमने सॉल्वा एक्सचेंज कर लिया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉल्वा और मवाली, ठीक है। ये इन आइलैंड्स के बीच में ना एक्सचेंज होते हैं। कैसे? जैसे आज आइलैंड नंबर 1 के पास अगर सॉल्वा है, ठीक है, तो सपोज़ करो 6 महीने बाद इसके आइलैंड नंबर 2 के पास ये सॉल्वा लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद आइलैंड नंबर 3 के पास लेकर जाएंगे, आइलैंड नंबर 4 के पास लेकर जाएंगे, आइलैंड नंबर 5 के पास लेकर जाएंगे। इस तरह से ना इन आइलैंड्स में ये प्रोडक्ट्स रिवॉल्व होते हैं। अब जब ये प्रोडक्ट्स रिवॉल्व हो रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, दोनों का रिवोल्यूशन कैसा है, सॉल्वा और मवाली। अब देखो मैंने ये याद किया था कि क्योंकि सॉल्वा इज़ इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, इसीलिए सॉल्वा क्लॉकवाइज रिवॉल्व होता है, इस तरह से सॉल्वा क्लॉकवाइज रिवॉल्व होता है। और जो मवाली है, मवाली इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, बट हाँ ये फंक्शनली इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। ये सॉल्वा है और ये मवाली है, ठीक है। तो मवाली इस तरह से घूमेगा इन आइलैंड्स के बीच में, और सॉल्वा इस तरह से घूमेगा इन आइलैंड्स के बीच में, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर सिर्फ हम अपनी जो अर्बन इकॉनमी है उसको देखकर सोचेंगे, तो हम सोचेंगे कि यार ये क्या ही हरकतें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, दे आर ट्राइबल पीपल, इनकी हर चीज़ में अपने अपने सिग्निफिकेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो सपोज़ करो मवाली कोई गुड्स है, मवाली में तो फंक्शनल गुड्स भी होते हैं, तो भाई हो सकता है कि इस आइलैंड पे किसी चीज़ की कमी हो तो ये कोई फर्स्ट आइलैंड सेकंड आइलैंड को लेकर आए, तो ये सॉर्ट ऑफ इनके लिए इकोनॉमिक ट्रेडिंग है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इस टाइप का रेवोल्यूशन इकोनॉमिक ट्रेडिंग का काम करता है कि भाई चीज़ें यहाँ से वहाँ लेकर जाना और पहुँचाना, ठीक है। सेकंड है, जब ये चीज़ें लेकर जाते हैं ना तो ये अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाते हैं, ठीक है। आइलैंड नंबर 1 से 2 में जब ये गए तो फिर ये इवेंट्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब ये आइलैंड नंबर 1 से लेकर 2 में गए तो ये भी देखेंगे कि भाई जब हम 1 से 2 में जा रहे हैं तो फिर मैं अगर लेकर जा रही हूँ तो मैं ये भी देखूँगी कि मैं अगर मैन हूँ और मैं ये देखूँगी अगर मेरे घर पे एक बेटी है जिसको मेरे को शादी करनी है, तो मैं आइलैंड नंबर 2 में एक रिश्ता भी लेकर जाऊँगी। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी काम करते हैं इस टाइप के रेवोल्यूशंस। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी दर्शाता है। क्योंकि ये मवाली और सॉल्वा
ये कैरी करने की जो इजाज़त होती है वो उस ट्राइब के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को ही इजाज़त होती है, जो भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो। कोई चीफ एग्जिस्ट कर रहा है या बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उधर के पॉलिटिकल लोगों को या प्रीस्ट लोगों को ही इजाज़त होती है ये कैरी करने की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अब तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, उसमें आपको यही सब लिखना है। ठीक है, और इसीलिए मैं तुम्हें रिपीटेडली बोल रही हूँ कि थ्योरीज अच्छे से करो। जब आपने थ्योरीज अच्छे से कर ली तो सोशो कल्चर ये लगा लो कि ऑलमोस्ट सोशो कल्चर हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया कुला सिस्टम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुला सिस्टम। समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ आगे सब नहीं। तो जो ये कुला सिस्टम है ना, हम देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या है। इकोनॉमिक ट्रेडिंग होती है, अलायंस फॉर्मेशन होता है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम पता लगता है, इनकी सोसाइटी कितनी इंटीग्रेटेड है कि यार सारे आइलैंड्स एक दूसरे में कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहते भी हैं। हर साल कुछ ना कुछ रिवॉल्व हो रहा है, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ रिवॉल्व हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, मैजिक परफॉर्म होता है क्योंकि जब भी ये अपने घर से निकलते हैं और बोट में बैठते हैं किसी लंबी जर्नी के लिए, तो ये मैजिक ज़रूर परफॉर्म करते हैं। ट्रोब्रियंट्स बहुत ज़्यादा मैजिक परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चर में भी मैजिक परफॉर्म करते हैं, अपनी किसी वॉयज या जर्नी पे निकलने से पहले भी मैजिक परफॉर्म करते हैं। तो इस कुला सिस्टम से मैजिक पता चलता है। तो तुम देख रहे हो कि जो ये कुला सिस्टम है वो अपने आप में कितना ज़्यादा उस सिर्फ और सिर्फ एक ये कुला सिस्टम से सोसाइटी का पता लगता है कि सोसाइटी ये ट्राइबल सोसाइटी कितनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मिथ्स, मैजिक, रिलीजन, रिचुअल, सब चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें हमारी सोसाइटी की तरह आइसोलेशन में नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। समझ में आ गया? यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और यही बात अब हम मेलिनोव्स्की के प्रेमाइसेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुला सिस्टम से उसने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का एवोल्यूशन किया। कुला सिस्टम से ही एक एंथ्रोपोलॉजी का इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में एक स्कूल आता है, सब्सटैंटिविस्ट स्कूल। ठीक है, सब्सटैंटिविस्ट स्कूल ये भी इस्टेब्लिश हुआ। अब जब सोशल मैट्रिक्स मतलब कि सारा सोशल सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसे 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 करके। ठीक है, इस तरह से यही है बस। ठीक है, अब ये हुआ मेलिनोव्स्की का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फील्ड वर्क, सेकंड कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एंड कुला सिस्टम। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी थी, मेलिनोव्स्की ने भी एक कल्चर की डेफिनेशन दी। अब सोचो मेलिनोव्स्की क्या डेफिनेशन देगा। भाई मेलिनोव्स्की है फंक्शनलिस्ट, वो फंक्शंस को इम्पोर्टेंस देता है। तो वो ये कहता है कल्चर कंप्राइजेज इनहेरिटेड गुड्स। ठीक है, इनहेरिटेड गुड्स। याद है टाइलर ने क्या बोला था? टाइलर ने क्या बोला था कल्चर के लिए? टाइलर ने ये बोला था that culture is acquired by man as a member of society। है कि नहीं? acquired by man का मतलब क्या है कि that it is learnt, it is not inherited, it is learnt। और यहीं पर मेलिनोव्स्की ये बोल रहा है कल्चर कंप्राइजेज ऑफ इनहेरिटेड गुड्स, कि भाई हर कल्चर में एक इनहेरिटेड गुड्स, आर्टिफैक्ट्स, आइडियाज़ और टेक्निकल प्रोसेसेस, हैबिट्स एंड वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने घर में जन्मी हूँ तो मुझे मेरा कल्चर इनहेरिटेंस में मिला है। क्यों? सपोज़ करो कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे इनहेरिटेंस में हिंदुत्व मिला है। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे इनहेरिटेंस में मुसलमान कल्चर मिला है। ठीक है, यही बात मेलिनोव्स्की बोलेगा। ठीक है, और ये एक डेफिनेशन दी है इसने कल्चर की। ये इसका थर्ड कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ कंट्रीब्यूशन है
देखो मैं हमेशा से क्लास के स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये नीड्स की बात कर रहा है, ह्यूमन नीड्स की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि सब कुछ भाई ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही रखा हुआ है और कुछ नहीं है। हर कल्चर, हर सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए है। तो इसकी एक आती है थ्योरी ऑफ नीड्स या थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, या इसी को थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशनलिज्म भी बोलते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ यही है कि all culture traits have one function to perform, that is to fulfill the needs of human beings, and in doing so several culture traits come together to form institutions। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर कल्चर ट्रेट इंसान की ह्यूमन नीड फुलफ़िल करने के लिए रखा हुआ है, एग्जिस्ट करता है सिर्फ। और जब बहुत सारे कल्चर ट्रेट इकट्ठे होकर नीड्स फुलफ़िल करते हैं तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैरिज, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैरिज। मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो बहुत सारी इंसान की ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल करता है। सोशलाइजेशन की नीड फुलफ़िल करता है, रिप्रोडक्शन की नीड फुलफ़िल करता है, एनकल्चरेशन की नीड फुलफ़िल करता है, केयर, सपोर्ट, इमोशनल नीड्स फुलफ़िल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ नहीं तुम गायब हो जाते हो या यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं म्यूट पे बोल देती कई बार। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, तो वो ध्यान देखो, रहता ना मुझे म्यूट। अच्छा ठीक है, तो फिर देखो समझ में आ गया तुम्हें? ये है, कुछ नहीं है भाई, इसका सब कुछ इसी पे रिवॉल्व करेगा कि ये नीड्स की बातें करता रहेगा। ठीक है, अब जो थ्योरी ऑफ नीड्स है या थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म में इसलिए कह रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई फंक्शन, हर कल्चर ट्रेट का फंक्शन ही नीड फुलफिल करना है। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ नीड्स में ही ये बताएगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। वन इज़ बेसिक या फिर जिसको ये बोलता है प्राइमरी नीड्स, या फिर ये बोलता है बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स मतलब कि जो भाई आप जस्ट बिकॉज कि आप नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको नेचर ने यहाँ पे भेजा है इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि आपको आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है। ठीक है, भगवान ने आपको बनाया है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बनाया है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होके बाहर आ जाता है। तो मेटाबॉलिक जो हमारी नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए कल्चर का क्या रिस्पॉन्स है, हाउ इज़ कल्चर हेल्पिंग टू फुलफ़िल दिस नीड। भाई कल्चर ने हमें हंटिंग गैदरिंग दे दी है। ठीक है, कल्चर में जानवर एग्जिस्ट करते हैं, पेड़ पौधे फ्रूट फल एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम मार के या तोड़ के खा लेते हैं। तो वो ये कह रहा है मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कल्चर में हंटिंग गैदरिंग है। ठीक है, और हमारी सेफ्टी नीड्स, अगर हमें सपोज़ करो कि हम पुराने ज़माने में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास क्या होती थी, डेन्स होती थी, गुफाएं होती थी, या फिर शेल्टर है किसी भी फॉर्म का। सेफ्टी नीड्स के लिए हमारे पास शेल्टर है। रिप्रोडक्शन नीड्स के लिए हमारे पास क्या है, हमारी सेक्सुअल नीड्स हो गई, उसके लिए हमारे पास फुलफ़िल करने के लिए क्या है, मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कल्चर ने क्या दिया हुआ है, कल्चरल नीड कैसे फुलफ़िल कर रहा है, हम हाइजीन मेंटेन करते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इस तरह से इसने बोला है। पहली चीज़ तो उसने ये बोली है कि भाई पहली नीड होती है प्राइमरी नीड, जिसे हम बायोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं, बेसिक नीड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये बोलता है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी या डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये नीड डिराइव्ड है फ्रॉम प्राइमरी नीड्स, फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, और वो ये बोलता है जब ये नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तब ये नीड्स सामने आती हैं। ऑब्वियसली यार, जब आपकी बेसिक एकदम
रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी तभी तो आप थोड़ा सा ऊपर वाली अपनी ख्वाहिशें बढ़ाओगे हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि ये डेरिवेटिव नीड्स हैं, सेकेंडरी नीड्स हैं, या फिर इनको सोशल नीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंसान, क्योंकि एक सोशल एनिमल है, उसको सोशलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है, उसकी बेसिक नीड है, इसीलिए ये सेकेंडरी नीड एग्जिस्ट करती है। अब इसके लिए इसकी नीड्स के एग्जांपल क्या हैं? जैसे कि कम्युनिकेशन, इंसान को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है। इसके रिस्पॉन्स में कल्चर ने हमें क्या दिया है? वो ये कहता है कल्चर ने आपको लैंग्वेज दी है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन नीड्स फुलफ़िल करने के लिए कल्चर ने आपको लैंग्वेज दी है। उसी तरह से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको एजुकेट करने के लिए कल्चर ने आपको क्या दिया है? एनकल्चरेशन, कि भाई आपको फैमिली दी है, फैमिली उस बच्चे को एजुकेट कराएगी, एनकल्चरेट करेगी, उसके अंदर वो कल्चर इनकलकेट करेगी। ठीक है, और सपोज़ करो कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहीं लड़ाई दंगे ना हो, कल्चर ने आपको क्या दिया है? लॉ एंड ऑर्डर दिया, पुलिस दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, लीगल फ्रेमवर्क दिया है, एक्ट्स दिए हैं। समझ में आ गया? तो वो बेसिकली ये बोल रहा है एक प्राइमरी नीड्स होती हैं, एक सेकेंडरी नीड्स होती हैं, और थर्ड जब ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो सबसे ऊपर आती है इंटीग्रेटिव नीड। अब इंटीग्रेटिव नीड होती है कि भाई सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन मेंटेन करने के लिए, कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए जो नीड्स होती हैं, और वो फुलफ़िल कैसे होती हैं? रिलीजन का एक फंक्शन होता है, ये होता है, रिलीजन से लोगों की मोरालिटी बनी रहती है, मोरालिटी से लोगों का लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है। अगर रिलीजन ना होता तो लोग शायद से इतने मॉरल भी ना होते, लोगों के दिमाग में भगवान का डर ना होता। जब डर ना होता तो लोग एक दूसरे को ऐसे ही मार काट रहे होते, पैसे के लिए, खून के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो वे कहते हैं रिलीजन अपने आप में एक सोसाइटी में सॉलिडारिटी मेंटेन करने के लिए, कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करता है। या फिर पेरेंटल केयर, इंटरटेनमेंट, कस्टम्स, वैल्यूज़, मैजिक, ये सब चीज़ें सोसाइटी में कोहेरेंस, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ गई? प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड, इंटीग्रेटिव नीड्स। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे ना कि देखो इसके जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख रहे हैं तो एक तो है थ्योरी ऑफ नीड्स, और एक है थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, और एक है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशनलिज्म। इंटीग्रेशनलिज्म का मतलब है कि everything in culture, all the culture traits are integrated with each other. ठीक है, all the culture traits are integrated का मतलब क्या होता है? interconnected। समझ में आ गया? all the culture traits are interconnected with each other। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसने अपने कूलर रिंग का दिया है। कूलर रिंग मैंने बताया था ना, वो मवाली सॉल्वा मवाली। तो इसमें ये बोलता है कि भाई कूलर रिंग से ही आप ये पहचान सकते हो कि किस तरह से कल्चर हम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है। सिर्फ एक कूलर रिंग में ही उनकी इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, उनकी पॉलिटी भी इन्वॉल्व है, उनके रिचुअल्स, मिथ्स, सुपरस्टिशन, सब कुछ इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? ये आप थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशनलिज्म में लिख सकते हो। ये आई थिंक पूछा हुआ है PYQ में, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशनलिज्म एंड थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, मुझे ध्यान है, मैंने देखे थे। तो ये हो गया मेलॉन्स्की का एक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नीड्स। इसके बाद ये बोलता है, इसमें ये एक कोई वाहियात सा एक चार्ट बना दिया है, ये समझना ही पड़ेगा। अब इसमें ये बोलता है कि ये हर इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मैरिज हो, फैमिली हो, जुडिशरी हो, कुछ भी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो,
सबका ना स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि हर इंस्टीट्यूशन का एक चार्टर होता है। चार्टर का मतलब कि उस इंस्टीट्यूशन का मेन गोल क्या है, पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का। फिर पर्सनल होता है कि उसमें किस टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्म्स होते हैं, उसके रूल्स, रिचुअल्स, रेगुलेशंस क्या हैं। मटीरियल एस्पेक्ट, उसमें मटीरियल एस्पेक्ट क्या इन्वॉल्व है, मतलब चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व हैं। उसके बाद उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, और फिर अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूशन क्या फंक्शन सर्व करता है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें मैरिज का जो चार्टर है, मैरिज का चार्टर में क्या लिखा होगा कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस, रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन। पर्सनल, कौन लोग एग्जिस्ट करते हैं, दो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। नॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि मैरिज के अपने एक रूल्स होते हैं। ठीक है। वाइफ एंड हस्बैंड आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। मटीरियल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, सिंदूर हो गया, ताली हो गई, ताली मीन्स ये क्या बोलते हैं उसे, मंगलसूत्र। ये सब मटेरियल एस्पेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और जब मैरिज होती है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, फेरे होते हैं, सरकम एम्बुलेंस जिसे हम बोल सकते हैं, फेरे होते हैं, बाकी रिचुअल्स, सेरेमनी, सब 100 चीज़ें होती हैं एंड बैंड। ठीक है। फंक्शन क्या है, मैरिज के फंक्शन क्या होते हैं। एक तो हमने उसके चार्टर में लिख ही दिया कि भाई रिप्रोडक्शन है। सेकंड इमोशनल केयर, सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गया, ये बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया। इकोनॉमिक फंक्शन होता है ऑब्वियसली शादी का कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, हस्बैंड कमाएगा, वाइफ बच्चे संभालेगी। एनकल्चरेशन हो जाता है कि भाई मैरिज से फैमिली जब बनती है तो बच्चों का एनकल्चरेशन हो जाता है। ठीक है। ये इस तरह का ये चार्टर है। ये चार्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में ड्रॉ करना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ये मेलनॉस्की ने दिया था, ये पढ़ लेना। पीपल अडॉप्ट चार्टर, फॉलो नॉर्म्स, यूज मटीरियल अपैरेटस, परफॉर्म एक्टिविटीज़ एंड फुलफिल नीड्स। अल्टीमेटली नीड्स के आसपास ही सब कुछ घूमेगा इसका। ठीक है। तो वो ये बोलता है दस कल्चर इज़ अ नीड सेटिस्फाइंग मैकेनिज्म दैट इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और ये भी इसने बताया है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक चार्ट इसने दिया है कि जब नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं कल्चर से तो इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है और सोशल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो हमने मेलनोस्की के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने कर लिए हैं। देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया था, रिलीजन एंड मैजिक पे भी इसने बातें लिखी हैं। किससे किससे इंस्पायर होके लिखे हैं, गोल्डन बाउ से इंस्पायर होके लिखे हैं, फ्रेजर से इंस्पायर होके लिखे हैं। और रिलीजन और मैजिक में इसने यही लिखा है कि भाई जो ट्रोब्रियंड के लोग होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो चैंट करते हैं, बोलते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि इन वर्ड्स का और जो रिचुअल्स हैं जैसे कि आग में कुछ आहुति देना, इस टाइप के जो रिचुअल्स हैं वर्ड्स के साथ कंबाइन करके इनका ये बिलीफ सिस्टम होता है कि ये नेचर में जाते हैं और हमारे जो टॉटम्स हैं, टॉटम एंसेस्टर्स हैं हमारे, वो उस नेचर को मैनिपुलेट करते हैं और हमारा सारा काम करवा देते हैं। भाई पॉजिटिव हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है। कंट्रोल नेचर बाय मैजिक दस इन्फ्लुएंस देयर कल्चर एंड देयर लाइव्स, पावर ऑफ वर्ड्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है। रिलीजन प्लेज, ये सब रीड कर लेना। ये सब थे इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चर रिवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ठीक है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रिलीजन में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टॉटम में भी सेम यही है भाई, यही बोलेगा कि टॉटम इज व्हाट इज़ टॉटम। टॉटम इज सेक्रेड एंड कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। इट फुलफिल्स नीड्स ऑफ सोशल ऑर्डर बाय डेवलपिंग कोहेशन एंड सॉलिडारिटी। टॉटम का हमेशा जब भी फंक्शनलिस्ट की बात कर रहे हो तो हर चीज़ का फंक्शन ज़रूर मेंशन कर देना। टॉटम का क्या फंक्शन है कि भाई अगर एक टॉटम सिंबल है, ठीक है, टॉटम सिंबल है और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है। मैंने तुम्हें बताया था ना, टॉटम हमारी देसी लैंग्वेज में गोत्र है।
तो यार हम अगर ये बोलते हैं कि हम सेम गोत्र से हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की ना बॉर्न होमी क्रिएट हो जाती है। बॉर्न होमी मतलब कि लोगों के अंदर एक सॉर्ट ऑफ पीस क्रिएट हो जाती है कि यार हम दोनों तो सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं, एक फ्रेंडशिप सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाती है। तो बोलते हैं टॉटम का एक फंक्शन ये भी है कि सोसाइटी में कोहेशन मेंटेन करना, सॉलिडारिटी मेंटेन करना, लोगों के बीच में प्यार बना रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे, ठीक है। He observed in Trobriand Islanders major life events revolve around rituals and totems. अरे ये 2 रोटी रखी तो थी सुबह की। Rituals and totems, ठीक है। ये हो गया टॉटम का, और ये इसका लास्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिर्फ क्रिटिसिज्म। देखो, इसकी थ्योरी ऑफ नीड्स का मेन क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो ध्यान दिया है कि भाई प्रेजेंटली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती है, बट हिस्टोरिकल प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया है। और मेलिनोस्की ने जो नीड्स दी थी, उनकी नीड्स की हायरार्की भी नहीं डिस्क्राइब करी उसने कि भाई कौन सी नीड पहले आती है। ये तो बाद के जो थिंकर्स थे उन्होंने हायरार्की बनाई है कि पहले बेसिक आएगी, उसके बाद डिराइव्ड आएगी, उसके बाद इंटीग्रेटिव आएगी, ठीक है। अब ये है इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, ये रीड कर लेना क्या है क्या नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ब्राउन का जो क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन का। रैडक्लिफ ब्राउन ने भी सिमिलर बातें कही हैं। अब मेलिनोस्की ने, देखो ये इंसेस्ट टैबू भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंसेस्ट टैबू बहुत सारी जगह पे आएगा। मैरिज वाले चैप्टर में आएगा, फैमिली वाले चैप्टर में आएगा, और भी चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। सोसाइटी वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो इंसेस्ट टैबू क्या होता है? इंसेस्ट का मतलब क्या होता है? इंसेस्ट का मतलब होता है आप अपनी ब्लड लाइन में सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, लाइक मदर सन, डॉटर एंड व्हाट फादर। जब आप अपनी ब्लड लाइन में अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इंसेस्ट। समझना क्या? ब्लड लाइन में होना चाहिए, कज़न्स नहीं, पैरेलल कज़न ये सब नहीं। ब्लड लाइन में जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको इंसेस्ट बोल रहे हैं। और इंसेस्ट का टैबू क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे चैप्टर्स में तुमको आगे हम रीड करेंगे डिटेल में कि भाई अगर सेक्सुअलिटी की बिगनिंग सिर्फ फीमेल और मेल से हो रही है, देन वाई इज़ देयर डिस्टिंक्शन बिटवीन मदर सन और फादर डॉटर, ठीक है। ये जो डिस्टिंक्शन आया, ये कैसे आया? आज जो डिस्टिंक्शन हम लेते हैं कि ये तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट प्रोहिबिटेड है, ये वाला सेक्सुअल रिलेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोहिबिटेड, ये कहाँ से शुरुआत हुई है? या ये इंसेस्ट, इसको हम बोलते हैं ये इंसेस्ट सोसाइटी के अंदर टैबू कैसे बना? टैबू मीन्स प्रोहिबिशन, ठीक है। ये इंसेस्ट टैबू कैसे बना? तो जो ये इंसेस्ट टैबू के बहुत सारे व्यूज़ हैं। टाइलर ने भी एक व्यू दिया था इंसेस्ट टैबू पर। मेलिनोस्की जो व्यू देता है, ऑब्वियसली वो कुछ फंक्शनलिस्ट व्यू ही देगा, ठीक है। और मेलिनोस्की इंसेस्ट टैबू पे कहता है इट इज़ फैमिली डिसरप्शन थ्योरी। वो अपनी एक फैमिली डिसरप्शन थ्योरी देगा। वो ये कहता है कि इंसेस्ट टैबू एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट सर्व्स अ फंक्शन टू द सोसाइटी और टू ह्यूमंस। एंड व्हाट फंक्शन इट इज़, कि भाई वो ये बोल रहा है कि इसका फंक्शन ये है फैमिली मेंटेन करना। अगर यार इंसेस्ट, वो ये कहता है अगर इंसेस्ट का टैबू नहीं बचेगा, इंसेस्ट को आप फ्री कर दोगे तो फैमिली का स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा ना। फिर तो भाई मदर सन एंड डॉटर फादर आर गोइंग टू मेट विद ईच अदर एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली कि फैमिली ब्रेक हो जाएगी। तो वो ये बोल रहा है कि इसका फंक्शन ये है फैमिली को मेंटेन करना।
समझ में आ गया? ये है, बाकी सब आप रीड कर लेना, ये सब बहुत जेनरिक सी चीज़ें हैं। कंक्लूजन में ये सब लिख सकते हो कि दैट मेलनॉस्की वॉज इंस्पायर्ड बाय गोल्डन बाउ ऑफ फ्रेजर एंड ही हिमसेल्फ इंस्पायर्ड मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेरिट्स, इनकी इसकी थ्योरी के प्लस पॉइंट्स क्या हैं कि इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस पे अच्छा फोकस किया है, नीड्स पे अच्छा फोकस किया है, और किस तरह से ह्यूमन बींग्स में हार्मनी मेंटेन होती है, ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इंटेंसिव फील्ड वर्क, इन्होंने बहुत अच्छे से फील्ड वर्क दिया है मेलनॉस्की ने भाई। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये खुद 4-5 साल रहे हैं ट्राइब्स के बीच में। ठीक है, एथनोसेंट्रिक व्यू डिस्कार्ड किए हैं, ये तो बहुत जेनरिक से पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी तुम रीड कर लेना। इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही आता है कि भाई ये हिस्ट्री में नहीं जाता है। डिफ्यूजनिज्म में जैसे लोग हिस्ट्री में जा रहे थे, बोअस हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात करता है, उसका बोअस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म इतना ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे कि उसका इम्पैक्ट जब बोअस के बाद मेलनॉस्की आया तो उसका इम्पैक्ट यही हुआ कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेलनॉस्की का ये हुआ कि भाई आपने हिस्ट्री नहीं डेवलप करी, हिस्टोरिकल प्रोसेस में आप नहीं गए, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आपने नहीं फॉलो किया। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, एक तो क्रिटिसिज्म ये है, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है वो ये है कि यार देखो, नीड्स तो सबकी सेम है कि नहीं? हर इंसान की नीड सेम है, हर इंसान की रिप्रोडक्टिव नीड है, मेटाबॉलिक नीड है, शेल्टर की नीड है, लव एंड केयर की नीड है, सपोर्ट की नीड है, और क्या क्या नीड है, और सोशल कोहेरेंस मेंटेन करने की नीड है। हर इंसान की जब नीड एक जैसी है तो कल्चर्स डिफरेंट क्यों हैं? कल्चर भी तो सबके सेम होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल एक ही आता है कि अगर मेलनॉस्की सर आप ये बोल रहे हो कि कल्चर एग्जिस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमंस, बट नीड्स आर सेम फॉर एवरीवन, ऑलमोस्ट everyone needs are same, almost everyone, क्या every single human being has same needs, वही खाना पीना सबको खाना है। ठीक है, तो कल्चर्स डिफरेंट कैसे हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म आता है। बस यही है, बाकी तुम बस यहाँ तक रीड करना इस क्लास में। ठीक है, अब 8 बज गए, मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी 10 बजे के करीब। इसमें हम बस ब्राउन का और पढ़ लेंगे, ब्राउन के फंक्शनलिज्म को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कह रहे हैं, देख लेंगे ये भी क्या है। इसमें भी ऐसे ही कुछ 40 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी है जैसा ये था। ठीक है।